मतलब ऐसा है ना कि स्पीशीज का 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, यही तो स्पीशीज के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको यही तो कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट करेंगे तो आराम से एन फैक्टर कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन का ये मतलब ये तरीका होता है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन। एक और केस यहां पे लेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का दूसरा केस यहां पर होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में क्या भाई, ये कैसा रिएक्शन होता है जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें ना, देखो जैसे Cl2 लिया मैंने, अगर इसको OH माइनस से ट्रीट करोगे ना तो फॉर्मेशन यहां पर होगा ClO3 माइनस का, प्लस यहां पे फॉर्मेशन होगा Cl माइनस का, देख रहा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, यहां पे Cl का स्टेट क्या होगा, 0, सोच यहां पे Cl का स्टेट हो जाएगा 0। और बता, अगर ClO3 माइनस की बात करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, यहां पे बता ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ना, यहां पे Cl का स्टेट होगा +5। Cl माइनस में अगर क्लोरीन का स्टेट कैलकुलेट करेंगे बोल क्या रिजल्ट आएगा, -1। क्लोरीन 0 से +5 में जा रहा है और 0 से -1 में भी जा रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी पॉसिबल हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन पॉसिबल होता है ना, वैसे रिएक्शंस को हमेशा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। और आपको यहां पर एन फैक्टर इसका कैलकुलेट करना सीखना है कि इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी बात हम यहां पे करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, सोचो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें कोई शक नहीं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, सबको देख रहा। आपको शायद याद होगा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना तो प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और बता, ये जो रिएक्शन यहां पर होगा इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, RH4। ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा, ये भी श्योर है ना। तो करना कुछ नहीं है, दोनों हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। मान लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Cl2 का एन फैक्टर N1 आ गया, और कैसे आएगा, Cl2 से ClO3 माइनस लिखेंगे, मैं बताता हूं कैसे आएगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में एन फैक्टर सपोज कर N2 के बराबर हो गया, तो N1 N2 कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे सोचो। Cl2 से अगर ClO3 माइनस का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे, तरीका उन एटम्स को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर यहां पे 2 लगाओ, दोनों साइड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करो। एक Cl का +5 है, 2 का +10, 0 से +10, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस यहां पे आप कराओगे। Cl2 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 10 मोल्स का इन्वॉल्वमेंट है, एन फैक्टर Cl2 का 1 हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में जो एन फैक्टर होगा उसको क्या लेंगे, एन फैक्टर को हमने N1 माना हुआ है, ये 10 हो जाएगा। अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करें बोल क्या लगता है, Cl2 कन्वर्ट्स इनटू Cl माइनस ना, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, 2 लगा के बैलेंस करना पॉसिबल हो जाएगा। टोटलिंग कर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 है तो यहां पर क्या -2, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर गेन पॉसिबल होगा इसका 0, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन 0 और -2 है, दैट्स व्हाई Cl2 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसका जो एन फैक्टर यहां पर होगा वो क्या होगा, 2 के बराबर। इसका जो एन फैक्टर होगा मस्ट बी इक्वल टू 2, इसमें कोई शक नहीं। अब करना क्या होता है ना, देखिए नेट एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है। नेट एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊं, देखो सबके पास तो है, इसका फॉर्मूला तो होगा ना, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 ना। नेट एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट होता है, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 करेंगे और आपका रिजल्ट आएगा। ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसको इस तरीके से डील करना पॉसिबल है, उसका एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट होता है। ये हो गया एन फैक्टर। अभी क्वेश्चंस करते हैं इसका कुछ बातें और करने के बाद, जैसे इक्विवेलेंट मास आपको याद होगा, मेरे ख्याल से याद है ना, लिखे होगा। इक्विवेलेंट मास का आइडिया सबको होगा, है बता तो जरा,
इक्विवेलेंट मास को कैपिटल लेटर ई से एक्सप्रेस करते हैं ना, और हमने क्या सीखा था याद करिए, इक्विवेलेंट मास कैपिटल लेटर ई इज इक्वल टू होता है m अपॉन n फैक्टर। याद करो ये m अपॉन n फैक्टर होगा ना, m पार्टिकल मास है और n फैक्टर क्या है वो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये हमारा इक्विवेलेंट मास हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, W बाई ई ना, याद करो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है W बाई ई, मास बाई इक्विवेलेंट मास, और E को लिख सकते हैं m अपॉन n फैक्टर, तो क्या लिखेंगे W बाई ई हो गया m अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर गोज इन न्यूमरेटर, मास बाय मोलर मास यहां पे n होगा, n इनटू n फैक्टर ना, बताइए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू पॉसिबल होगा द मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ये पॉसिबल होगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर है ना। ये इक्विवेलेंट मास हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका भी सीख लिया। अब तरीका सीखो, मतलब सीखो ने रिवाइज करो। नॉर्मेलिटी, याद करो मैंने नॉर्मेलिटी में कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं कराया था ना, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है, मालूम है, याद है किसी को, लिख के होता है, याद है कि भूल गए? हाँ जी, नॉर्मेलिटी में कोई एक्स्ट्रा बात मैंने नहीं कराई, अगर आपको याद होगा जब हमने वो नोट्स आप देखेंगे आपको याद आएगा, मैंने खाली नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन लिखाया है और हमने प्रूव किया है कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है। तो मैंने सजेस्ट किया था ना कि जब भी तुम्हें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना हो क्या करोगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करो, n फैक्टर कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करोगे, आराम से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। समझे मेरी बात को ना, तो इस तरीके से नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन पॉसिबल होता है। चलो अब आगे, अब हमें स्विच करना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे। एक तो करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और दूसरा करेंगे टाइट्रेशन, तो ये आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा। एक बार लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करते हैं और टाइट्रेशन को थ्रू द क्वेश्चंस करेंगे। आपके सीआरक्यू में देखिए कई सारे क्वेश्चन टाइट्रेशन का दिया हुआ है ना, तो उसके बाद फिर आप सीधे क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे। तो बस खाली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को एक बार बढ़िया से मैं समझा देना चाहता हूं, ताकि जिसको कोई कसर इसमें बाकी है वो खत्म हो जाए ना। तो चलिए ये डिस्कशन थोड़ा डिटेल में ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, छोटा से ज्यादा बड़ा तो है नहीं। देखिए आई एम डिस्कसिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ध्यान देना, आई एम डिस्कसिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसको हम एक एग्जांपल से, मैं अक्सर एक एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करते हैं। वो एग्जांपल है कौन सा, H2SO4 वाला। H2SO4 का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, Na2SO4 प्लस यहां पर क्या लिखोगे, वाटर, ऐसा कुछ करना पॉसिबल है। अब आपको सारी स्पीशीज का इसमें n फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। देखो कैसे करेंगे। H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा, 2। कैसे 2 बता, तो 2 H प्लस का लॉस हो रहा है, अब बदले में 2 Na प्लस आ गया, तो इसका बेसिसिटी 2 है ना, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 होगा ना भाई, इस बेस का एसिडिटी 1 है तो 1। ये सॉल्ट है ना, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में सॉल्ट का n फैक्टर या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज का मॉड होता है। वाटर का n फैक्टर क्या होगा, 1। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में वाटर का n फैक्टर 1। अब चलिए अगर मोल कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे, ये n है तो यहां पे मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2n नीडेड होगा। सोडियम सल्फेट के n मोल्स का फॉर्मेशन होगा, वाटर का मोल्स यहां पर क्या आएगा, 2n आएगा कि नहीं, ये मोल्स का नंबर। अब इससे इक्विवेलेंस का नंबर आपको कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होता है मोल्स इनटू n फैक्टर, अभी बोर्ड पे लिखा भी था ना। अब सबका इक्विवेलेंस कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे बोल, मोल्स n है, n फैक्टर 2 है ना, ये हो जाएगा 2n इक्विवेलेंस। मोल्स यहां पे 2n है, n फैक्टर 1 है ना, ये क्या होगा फिर से 2n इक्विवेलेंस। मोल्स n है, n फैक्टर 2 ना, तो सिंपल सी बात है लिखा जा सकता है 2n इक्विवेलेंस
इसको भी क्या लिखेंगे, मस्ट बी 2 into n इक्विवेलेंस। ये क्या होगा बोल, x इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा x इक्विवेलेंट, ये क्या होगा x इक्विवेलेंट, और ये भी क्या होगा x इक्विवेलेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वो हमेशा आपस में बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलेंगे। क्लियर ना। अच्छा, टाइट्रेशन। तो जैसे टाइट्रेशन में अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, देखो नोट्स में सारे, तो मैं चाहता हूं टाइट्रेशन में क्वेश्चंस काफी सारा दिया हुआ सीआरक्यू में, उसी से इसको डील करेंगे, है ना। या चलो इसका भी बेसिक डिस्कशन कर लेते टाइट्रेशन का, याद करो। देखो, एक फ्लास्क लेंगे, है ना, इसमें कोई एक सॉल्यूशन पहले से भरा होता है, इसमें सॉल्यूशन आपका कोई पहले से भरा होता है, ऊपर से एक दूसरा सॉल्यूशन इसमें ऐड करना होता है, और ऐसे यहां पे की लगा हुआ है ना, और इसमें जो है ना सॉल्यूशन भरा हुआ दूसरा वाला, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, की अगर ओपन करेंगे सॉल्यूशन नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्लोज करेंगे सॉल्यूशन का नीचे गिरना बंद हो जाएगा। ये सॉल्यूशन कहलाता है टाइट्रेट, और इसको कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। इनके बीच रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन पूरा होगा तो हम उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, इक्विवेलेंस पॉइंट। उस पॉइंट को कहा जाता है बोल क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं ना। द पॉइंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। और आगे चलिए, इस पॉइंट पे क्या होगा, वी विल से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट इज इक्वल टू, यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट। हाँ जी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट इज इक्वल टू पॉसिबल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट। ऐसा कुछ करते हैं, तो ये आपका हो गया टाइट्रेशन का बेसिक पॉइंट। अब एक काम करो ना, अब टाइट्रेशन के टाइप्स ऐसे मैं वर्बली बता दे रहा हूं, क्या क्या बताया था, ये थोड़ा थोड़ा लिख लें इसमें। एक करा था सिंपल टाइट्रेशन, याद करो, एक क्या था सिंपल टाइट्रेशन ना, एक क्या था सिंपल टाइट्रेशन। इसमें क्या याद करिए, सिंपल टाइट्रेशन में क्या होगा ना, कि जैसे ए है, इसका टाइट्रेशन बी से होगा। क्या होगा भाई, ए का टाइट्रेशन बी से कराएंगे। तो जब ए का बी से टाइट्रेशन हम करेंगे तो ए का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होगा बी के बराबर हो जाएगा, यही ना। हाँ भाई, ए का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस या जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ करना, ये सिंपल टाइट्रेशन हो गया। दूसरा क्या था, मिक्सचर टाइट्रेशन, याद करिए। The second one was mixture titration. इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखो, ए और बी का मिक्सचर आपको दिया रहता है। मिक्सचर किसका है बोल, ए और बी का है। इसका टाइट्रेशन आपको यहां पे सी से करना होता है। एक पूरा मिक्सचर आपको दिया रहेगा, उसको टाइट्रेट करना होता है किससे, तो सी से टाइट्रेट करना होता है। एक पूरा मिक्सचर आपको दिया रहता है, उसका टाइट्रेशन आपको सी से करना होता है। मान लो हमारे पास इस ए का प्रेजेंट है एक्स इक्विवेलेंट, इस बी का प्रेजेंट है वाई इक्विवेलेंट। ए और बी का मिक्सचर, ए और बी का आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब टाइट्रेशन होगा तो ए का रिएक्शन सी से पॉसिबल होगा, बी का भी रिएक्शन सी से पॉसिबल होगा। तो ए का जो एक्स इक्विवेलेंट है वो सी के एक्स से रिएक्शन करेगा, बी का जो वाई है वो सी के वाई से रिएक्शन करेगा ना। तो सी का जो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा दैट मस्ट बी एक्स प्लस वाई। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है, अगर मामला मिक्सचर टाइट्रेशन का होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए प्लस आपको यहां पे करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। देख रहा सबको ना, ये मिक्सचर टाइट्रेशन याद है, ये मिक्सचर टाइट्रेशन होता है। तीसरा याद था बैक टाइट्रेशन, तीसरा याद करो, तीसरा था
बैक टाइट्रेशन। देख बैक टाइट्रेशन में क्या कुछ करेंगे, ये 2 स्टेप का टाइट्रेशन होता है ना, याद करिए। सबसे पहले ए का टाइट्रेशन आप करेंगे बी के साथ। ए का हमारे पास प्रेजेंट है एक्स इक्विवेलेंट, बी का इक्विवेलेंस यहां पर क्या बोल सपोज कर वाई, और मैंने माना है कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई ग्रेटर है। किसी कारणवश बी को हमने रिक्वायरमेंट से ज्यादा पुट कर दिया। ए का जो एक्स होगा वो बी के एक्स से रिएक्शन करेगा ना, लेकिन हमने बी का वाई यहां पे पुट कर दिया और वाई एक्स के रेस्पेक्ट में ग्रेटर है। मतलब बचेगा कौन इसमें, कौन सा एक्सेस है, बी एक्सेस है ना, बी बच जाएगा और बचेगा ना बी लास्ट में, बी क्या होगा लास्ट में बचा रह जाएगा। और जो बी बचेगा वो कितना बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा, और क्या b का जो इक्विवेलेंट यहां पे बचेगा ये क्या होगा y माइनस एक्स। इसका टाइट्रेशन यहां पे c से करेंगे और इस बार हमें कुछ भी ज्यादा या कम नहीं करना है, तो c का भी डेटा यहां पे y माइनस एक्स यूज करेंगे और टाइट्रेशन दूसरे स्टेप के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं बैक टाइट्रेशन। नंबर 4 डबल टाइट्रेशन। नंबर 4 इज डबल टाइट्रेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई, इंडिकेटर्स यहां पर यूज करते हैं, कुछ याद है लिखे होता, फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। याद है फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। उसमें क्या करेंगे, रूल है फेनोल्फथलीन अगर यूज करते हैं ना तो सोडियम कार्बोनेट का हाफ रिएक्शन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का नो रिएक्शन। ट्रिक ये है, रूल तो ये नहीं है, अरे बताया था ना कि ये रियलिटी में नहीं होता, वो एन फैक्टर का फर्क होता है। कुछ याद है बता लिख के। ट्रिक ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि सोडियम कार्बोनेट का हाफ रिएक्शन होगा और जो बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा वो बिल्कुल नहीं होगा अगर फेनोल्फथलीन यूज करते हैं तो। मिथाइल ऑरेंज में क्या करते लिख के होता, मिथाइल ऑरेंज में क्या करेंगे बोल, जो है सबका रिएक्शन ना, मिथाइल ऑरेंज में क्या करेंगे, जो है सबका रिएक्शन करा दो, ठीक है। नंबर 5 क्या क्या ले सकते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन। कुछ नहीं, रेडॉक्स टाइट्रेशन इज रेडॉक्स रिएक्शन, और क्या मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइट्रेशन आपको रिड्यूसिंग एजेंट से करना है या वाइस वर्सा करना है, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट में क्या था, आयोडोमेट्री और वो सब था ना, उसको हम करेंगे पहले। इतने पे क्वेश्चन तो कर ले, निकालो सारे सीआरक्यू। अब सीआरक्यू निकालो, इतने पे क्वेश्चन कर लेंगे। रिवीजन का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा होता है ना। तो चलिए सीआरक्यू निकालिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं, तो मेरे ख्याल से मामला बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो। अब एक क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, चलिए जी। क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं जरा उस पर गौर करिए। हम्म अरे हाँ चलो मिल गया। क्वेश्चन नंबर टिक करो सर, अब क्या क्या क्वेश्चन अब कर सकते हैं, टिक करो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15,
16, 17 और 18 तो आइडोमेट्री के बाद करेंगे, 16, 17 तक रखो। चलो कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए नंबर 5 पे चलिए। What mass of sodium carbonate of 95% purity would be required to neutralize 45.6 ml of 0.235 normal acid? आइए देखिए, जो सैंपल का मास है वो कैलकुलेट करना है। सोडियम कार्बोनेट का कोई सैंपल है, उसका मास आपको कैलकुलेट करना है। सैंपल मास को मान लो x ग्राम। कितना मास मान लिया बोल? x ग्राम मान लिया। द मास ऑफ द सैंपल इक्वल्स टू कितना? तो x ग्राम, ये मान लो। उसमें ये जो सोडियम कार्बोनेट का मास होगा उसको कैलकुलेट करो, बोल क्या रिजल्ट आएगा? इसका 95% प्योरिटी है ना, तो सोडियम कार्बोनेट का मास यहां पर x का 95% हो जाएगा। बोल क्या रिजल्ट आएगा? ये हो जाएगा 0.95 इंटू एक्स ग्राम। ये सोडियम कार्बोनेट का मास। इसको टाइट्रेट करना है एसिड के साथ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे। हाँ जी, जो सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा वो एसिड के बराबर होगा, यही ना? या जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होगा वो एसिड के बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखिए। अगर इसका निकाले नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, कैसे निकालेंगे बोल? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होता है नॉर्मेलिटी, सॉरी इसमें तो मास दिया है ना, ऐसे करो। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इंटू 1000। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 कर ले भाई। मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका मास बाय मोलर मास ना, तब मास कितना? 0.95 इंटू एक्स अपॉन मोलर मास कितना बोल? सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास 106 होता है इंटू एन फैक्टर क्या? देख भाई, चूंकि किसी इंडिकेटर का जिक्र यहां पे नहीं है, जब इंडिकेटर ना लिखा हो तो पूरा रिएक्शन कराना। पता, सोडियम कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा किसी एसिड के साथ, वो कौन सा रिएक्शन होगा? क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा? तुम्हें क्या लगता है? लिख के बोल। हाँ भाई, वो कौन सा रिएक्शन होगा? इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन ना, ऑब्वियस सी बात है, वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। सॉल्ट का रिएक्शन अगर एसिड से होता है तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में सॉल्ट कैन फैक्टर का या तो कैटाइन के टोटल चार्ज का मॉड लेंगे या एनाइन के टोटल चार्ज का मॉड लेंगे। वो कितना आएगा बोल? सोडियम +1 स्टेट में है, 2 सोडियम +2 ना, कार्बोनेट का चार्ज है -2, एन फैक्टर यहां पे 2 के बराबर होगा। इनटू क्या पुट करेंगे? 1000, ऐसा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 53 ना नीचे, क्या रिजल्ट आएगा? 950x अपॉन 53 आएगा कि नहीं आएगा? दिस कम्स आउट इज 950x अपॉन 53। ठीक है भाई। अब इसका रिएक्शन किसी एसिड से होना है और एसिड का जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होगा उसको कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो जस्ट आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। पढ़ दे नॉर्मेलिटी, पढ़ कितना नॉर्मेलिटी? 0.235, तो लिखा 0.235 इंटू वॉल्यूम 45.6 ml। वॉल्यूम क्या बोल? 45.6। हाँ जी, ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो गया एसिड का। तो सॉल्ट का रिएक्शन पूरा एसिड से हो रहा है, तो ये जो नंबर होगा इसके बराबर होगा ना। इक्वेट करके आंसर कैलकुलेट करो। क्या करना पड़ेगा? 950x अपॉन 53 इक्वल्स टू, बता तो क्या होगा? 0.235 इंटू 45.6। यहां से x कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। निकालो x की वैल्यू यहां से, बता भाई।
व्हाट अबाउट एक्स? हम्म 0.59 आ रहा है अप्रॉक्स आ रहा है 0.59 या 0.6 कर लो ना, अप्रोक्सीमेट आंसर 0.6 ग्राम होगा। ये हो गया सॉल्व। अरे समझे क्वेश्चन को, लिख के बता। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको याद है कि नहीं याद है? वैसे बता भी दिया अभी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आपको याद है कि नहीं याद है? उससे हमने किया ना इसको। तो obvious सी बात है, सोडियम कार्बोनेट का मास अगर आपके पास है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके नंबर ऑफ मिलीकुलर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। एसिड का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम आपको मालूम है तो नंबर कैलकुलेट करना फिर से पॉसिबल हो जाएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे एक्स अप्रोक्सीमेटली 0.6 ग्राम आएगा। ये हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आना जरा। A solution containing 4.2 gram of potassium hydroxide and calcium hydroxide is neutralized by an acid. If it consumes 0.1 gram equivalent of the acid, calculate composition of the sample. हाँ जी, ये कौन सा टाइट्रेशन है? कोई बता मुझे लिख के, ये कौन सा टाइट्रेशन है? कोई बता सकता है? जिन टाइप्स का जिक्र मैंने किया उसमें से कौन सा टाइप है? एनीबॉडी कैन यू आइडेंटिफाई? एक ने सही बोला और बाकी? रेडॉक्स टाइट्रेशन कहां से है बे? मतलब कुछ भी करता रहता है। मिक्सचर टाइट्रेशन है, मिक्सचर। बेस का मिक्सचर आपको दिया है ना, उसका टाइट्रेशन आपको एसिड से करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बेस का मिक्सचर आपको दिया हुआ है, उसका टाइट्रेशन एसिड से करना है। बेस का मिक्सचर ये रहा, देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहां पर क्या बोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस का मिक्सचर, ध्यान दीजिए, ये बेस का मिक्सचर है। इस मिक्सचर का कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। अब कंपोजिशन मतलब क्या? परसेंटेज कंपोजिशन है, सीधे कंपोजिशन है, मतलब कि मासेस कैलकुलेट करना होगा। और क्या क्या निकालना पड़ेगा? मासेस। तो कैसे कैसे बोल? मिक्सचर का टोटल मास यहां पे 4.2 ग्राम है, सबको दिख रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मिक्सचर का टोटल मास यहां पे 4.2 ग्राम है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा दिया हुआ है। मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मास इक्वल्स टू x ग्राम, तो ऑफ कोर्स जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास होगा मस्ट बी इक्वल टू 4.2 माइनस x ग्राम। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास आ गया, इसमें कोई शक नहीं। इसका निकालो टोटल इक्विवेलेंट। याद कर भाई, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या लग जाएगा? मिक्सचर का टोटल जो इक्विवेलेंट होगा वो एसिड के बराबर होगा, यही तो। चूंकि एसिड का इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो हम इसका भी क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करेंगे। अरे समझे, लिख के बोल। हम इसका भी क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। और इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका मोल्स इनटू एन फैक्टर ना भाई। मास आपको दिया हुआ है तो मोल्स निकाले, फिर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर। तुम बताओ, एसिड बेस का रिएक्शन यहां पर होने वाला है तो एन फैक्टर क्या होगा? पहचान लोगे? लिख के बता दो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? बोल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? इसका रिएक्शन एसिड से होने वाला है, सब आंसर करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? 1 ना? बिल्कुल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बोल 2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या लिख ले? यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं, एन फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 ना, इसका जो एसिडिटी है वो 2 के बराबर है, एन फैक्टर हो गया 2। अब बताइए इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? बोल। पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निकालो, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स आपका मास बाय मोलर मास, बिल्कुल यहां देख रहा, मास x ग्राम है, मोलर मास कितना? बोल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 56 होता है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स है, इसका एन फैक्टर 1 होगा, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। रही बात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, बोल, इसका भी उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है ना। मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स आपका मास बाय मोलर मास, तो मास हो गया 4.2 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास कितना? बोल। इसका मोलर मास क्या? 74 ना।
n फैक्टर यहां पे 2 होगा, दिस इक्वल्स टू, सॉरी ये हो गया, मतलब इतना कर लो 4.2 माइनस एक्स बाई 74 इंटू 2 करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इस मिक्सचर का कैलकुलेट हो जाएगा। रही बात यहां पर एसिड की, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ये आपको दिया 0.1, पढ़िए सवाल में, ये 0.1 आपको दिया है ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड का डायरेक्ट ही दे दिया 0.1। आप बोल क्या करेंगे, बता अब क्या करेंगे, ये मिक्सचर टाइट्रेशन है ना, हमने इसका सम किया, सबके सामने है, उसको एसिड से इक्वेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो करो इक्वेट, क्या होगा बोल, एक्स बाई 56, 1 को लिखना जरूरी नहीं, प्लस ये हो गया 4.2 माइनस एक्स अपॉन 74 इंटू 2 ना, दिस इक्वल्स टू 0.1। ये कैलकुलेशन है इसमें, और क्या बाकी होमवर्क है भाई, एक्स निकाल लोगे सारे, लिख के बोल, एक्स निकाल लोगे ना, एक्स आएगा ग्राम में, होमवर्क है ये, खुद से करना है इसको, कैलकुलेशन पार्ट, एक्स आ जाएगा। ये जो एक्स होगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास, जब 4.2 माइनस एक्स करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास, इसके बाद हो जाएगा, सबसे लिख के बोल, हो जाएगा ना, तो एक्स यहां पे मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और बताइए अगर 4.2 माइनस एक्स करेंगे, इसका जो डेटा निकालोगे ना उसको मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लेना है ना। अब देखो कैलकुलेशन में अगर हम यहां पे उलझे तो टाइम उसमें वेस्ट होगा, फिर रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, रिवीजन अच्छे से करना बेहतर होगा। आंसर निकालिए 1.425, सही है, फिर एक्स आ रहा 1.425, ठीक है, हाँ भाई जो भी आता है वो निकाल लो, x और 4.2 माइनस एक्स, ठीक है ना, जो है वो निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कई लोग आंसर कर भी रहे हैं, जो है वो निकाल लीजिए, आप जो है वो निकाल लीजिए, ये होमवर्क है आपका, ये करना है खुद से, होमवर्क है ना। कैलकुलेशन में यहां पे टाइम अगर देंगे तो फिर जो थ्योरी रिवीजन मैंने प्लान किया है उसमें फिर मुझे कंटेंट कट करना पड़ेगा, समझ है ना, तो ये खुद से करना। चल अगला सवाल पे आओ। अगला सवाल, साथ में नोट कर रहे हो ना, नोट साथ में ही करना है भाई, कॉपी किया था इसको, नोट आपको साथ में ही करना, उतना टाइम, 3 क्लास अलॉटेड है खाली, 3 क्लास में अब कितना कर सकते हैं, पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकते ना, तो आपको टाइम थोड़ा सेव करना है, साथ में नोट करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 1 gram of a metal carbonate was dissolved in 25 ml of 1 normal hydrochloric acid. The resulting liquid required 5 ml of 1 normal sodium hydroxide for neutralization. Calculate the equivalent weight of metal carbonate. ये कौन सा टाइट्रेशन है बता तो जरा, ये कौन सा टाइट्रेशन तुम्हें लग रहा है? बैक टाइट्रेशन है, ये पक्का बैक टाइट्रेशन है। एक बंदे ने आंसर किया, बाकी लोग, क्या ये बैक टाइट्रेशन है या कुछ और है? बैक टाइट्रेशन है, बिल्कुल सही बात है, बैक टाइट्रेशन है। मैंने बोल दिया था इसलिए मेरे साथ बोल रहे हो कि तुम्हें पहले से मालूम था? ईमानदारी से बोल, पहले से मालूम था कि मैंने गलती से बोल दिया और आपने उसको कॉपी कर लिया? ऐसा नहीं था ना? नहीं पता था, मालूम था, बहुत कम लोगों को लेकिन मालूम है भाई। चलो भाई 7 नंबर पे पूरा ये यहां पे अगर इसका फ्लो चार्ट देखे सवाल में तो क्या करना है, आपके पास कोई मेटल का कार्बोनेट होगा, उसको ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और जो एसिड बचेगा उसका टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे, और आपको मेटल कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट मास है वो कैलकुलेट करना है। देखिएगा आराम से, आराम से देखो क्या करेंगे। आपको कोई मेटल कार्बोनेट दिया हुआ है, इसको इस क्वेश्चन में एक्स से सिंबलाइज कर ले, कैपिटल एक्स से इसको सिंबलाइज कर लो, कैपिटल लेटर एक्स से।
इसका मास गिवन है, इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, तो मैंने सोचा सपोज का जो ई एक्स यहां पर है वो स्मॉल लेटर एक्स है। इस मेटल कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट मास है इसको मान लो स्मॉल लेटर एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया ऐसा। आगे चलो, ध्यान से देखना, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे, क्या करना पड़ेगा, मास बाय इक्विवेलेंट मास। बोल भाई, मास यहां पे 1 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास एक्स है, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहां पर होगा मस्ट बी इक्वल टू 1/x। तो जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होगा अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बोल 1/x को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, लिख के बोल, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अगर कैलकुलेट करना है तो 1000/x यहां पे करना मस्ट होगा ना। और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, किसी तरीके से एक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। चल ये तो हो गया कार्बोनेट का मामला खत्म। इसका रिएक्शन आपको करना है एसिड के साथ। एसिड यहां पर है कौन सा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपको यहां पे नंबर ऑफ मिलीक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैलकुलेट करना चाहिए। और ये निकालेंगे कैसे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल से। नॉर्मेलिटी 1 है, वॉल्यूम इन एमएल 25 है। क्या रिजल्ट आएगा 25, ये रिजल्ट आएगा 25। ओके, नंबर ऑफ मिलीक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे बच जाएगा ना भाई, क्योंकि ये एक्सेस में है ना। जब बैक टाइट्रेशन करते हैं तो इसको एक्सेस में डाला जाता है, तो जब ये एक्सेस में होगा, जो आपका यहां पे अनयूज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स है वो कितना हो जाएगा, बोल। सोचो, ये लिमिटिंग है ना, इतना पोर्शन इसके इतने से ही रिएक्शन करेगा। अनयूज्ड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स होगा वो 25 माइनस 1000/x होगा। ये सबको समझ में आए, लिख के बोल ईमानदारी से। अबे समझे, बैक टाइट्रेशन में यही करते हैं ना कि भाई इसका जो अमाउंट होगा, इसका जो नंबर होगा, इसके उतने से रिएक्ट कर जाएगा, और इसका जो बचा नंबर होगा इसमें से इसको माइनस करने से आएगा। ये अनयूज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स हो गया। अब तुम बताओ इसका क्या किया गया, इसको किससे टाइट्रेट करेगा, जल्दी बोल। इसको किससे टाइट्रेट किया गया, जल्दी बता। इसको टाइट्रेट करा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ करा गया। बैक टाइट्रेशन में यही तो होता है। उसका एक फॉर्मेट तो मैंने ड्रॉ भी किया था ना कुछ देर पहले। तो इसका टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा गया। उसका नॉर्मेलिटी वॉल्यूम आपको मालूम है, देखिएगा, नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल। नॉर्मेलिटी 1 है, वॉल्यूम आपका 5 है, क्या रिजल्ट आएगा 5। ये जो अनयूज्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे बचा है उसका रिएक्शन अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे, यही तो करने को बोला गया। इक्वेट कर दो सीधा, और क्या, इक्वेट करोगे एक्स तो आ ही जाएगा, बोल हाँ या ना। इक्वेट करके एक्स तो आ ही जाएगा ना, इक्वेट करो, बता आंसर क्या होगा। इसको इससे टाइट्रेट करना पड़ रहा है, तो 25 माइनस 1000/x इज इक्वल टू, यहां पर क्या पॉसिबल होगा 5, 1000/x इक्वल्स टू, बोल कितना आएगा 20 ना। यानी कि x यहां पर क्या होगा 50 हो गया सॉल्व, राइट आंसर इज 50। समझे, लिख के होता, समझे क्या किया, जस्ट अ मोमेंट।
चलो हो गया, इसको समझ गए 7 नंबर कैसे किया मैंने, ईमानदारी से बोल, समझ गए होगे। चलिए 7 पूरा, आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 हो गया। अब आइए, कौन सा था इसके बाद, 11। ये कौन सा टाइट्रेशन होगा, मुझे खाली ये बता दो। हाँ, एक ने सही आंसर किया, बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा टाइट्रेशन है? हाँ भाई, मिक्सचर टाइट्रेशन है ना ये तो। चलो अच्छी बात है, कईयों ने आइडेंटिफाई कर लिया। 0.5 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट and lithium carbonate requires 30 ml of a 0.25 normal hydrochloric acid solution for neutralization. What is the percentage composition of the mixture? ध्यान दीजिएगा, एक मिक्सचर है किसका भाई, पोटेशियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट का एक मिक्सचर है। बताइए टोटल मास यहां पर क्या बोल, 0.5 ग्राम, ये टोटल मास। और आपको यहां पे मिक्सचर का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, तो एटलीस्ट किसी एक कंपोनेंट का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई। तो मैंने सोचा पोटेशियम कार्बोनेट का मास x ग्राम, लिथियम कार्बोनेट का मास क्या 0.5 माइनस x ग्राम। बोल हाँ या ना, ऐसा होगा। लिथियम कार्बोनेट का मास 0.5 माइनस x ग्राम होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। किसी कोई इंडिकेटर का जिक्र नहीं, कोई इंडिकेटर यहां पे नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। हम क्या मान के चलेंगे, रिएक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया हुआ है। चले एन फैक्टर क्या होगा बोल, ये इस सॉल्ट का रिएक्शन एक एसिड से होना है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब स्पष्ट है कि एन फैक्टर हम 2 लेंगे दोनों का, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन ना, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। हाँ भाई, सॉल्ट है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में, एन फैक्टर यहां पे दोनों का 2 के बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं। जो एन फैक्टर पोटेशियम कार्बोनेट का है वही लिथियम कार्बोनेट का भी है ना भाई, एन फैक्टर यहां पे 2 ईच हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मिक्सचर का टाइट्रेशन यहां पे एसिड से करने की बात है, मिक्सचर को टाइट्रेट एसिड से करना है, तो क्या करेंगे, मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स कैलकुलेट करो, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट्स ऑफ द मिक्सचर। उसमें क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे, इसका नंबर कैलकुलेट करके जोड़ देंगे, यही करना पड़ेगा ना। पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या होगा, लिख के होता, पोटेशियम होता है 39 ना, 39 का ट्वाइस कितना 78, और कार्बोनेट होता 60, क्या रिजल्ट आएगा 138 ना, हाँ 138। तो ध्यान से देखिए, इसका मोल्स क्या, मास बाय मोलर मास यानी x अपॉन 138, n फैक्टर्स 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n फैक्टर 2 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएगा इनटू 1000 करेंगे, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स प्लस व्हाट एवर लिथियम कार्बोनेट, लिथियम होता है 7 ना, तो इसका मोलर मास क्या 74, तो इसका मोल्स हो गया 0.5 माइनस एक्स अपॉन 74, एन फैक्टर यहां पे 2 के बराबर होगा, इनटू पुट करेंगे 1000, ये इस मिक्सचर का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आ गया। इसमें तो 2000 कॉमन ही हो जाएगा, 2000 जो कॉमन हो गया 2000, जो बचेगा उसको नोट कर ले, x अपॉन 138 प्लस वी हैव 0.5 माइनस x अपॉन 74, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ये इस मिक्सचर का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हो गया। अब निकालिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वही नंबर, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, बोल नॉर्मेलिटी 0.25,
वॉल्यूम 30 ml, ये कितना आएगा? 7.5 आएगा ना? इसका नंबर 7.5 हो गया। इस मिक्सचर का इससे टाइट्रेशन हो रहा है, तो ये जो पूरा नंबर होगा इसके बराबर ही तो होगा। इक्वेट करो, रिजल्ट निकालो, 2000 इंटू x/138 प्लस 0.5 माइनस x अपॉन 74 इज इक्वल टू 7.5, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से थोड़ी मेहनत करनी है, x निकालनी पड़ेगी इसमें से, थोड़ा सा यहां पे x कैलकुलेट करना खुद से, है ना? यहां से x निकालोगे, ये होमवर्क रहेगा। x आएगा ग्राम में, और ये x क्या होगा? मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। ये x यहां पे मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आप इसको निकाल लेना। ठीक है, अब आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज पोटेशियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करिए जरा पहले। बताइए, पोटेशियम कार्बोनेट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बता, मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट अपॉन मिक्सचर का टोटल मास इंटू 100, निकालोगे आंसर? यहां से x निकाल लेना, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, टोटल मास आपको मालूम ही है, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज कैलकुलेट करना आराम से पॉसिबल हो जाएगा। और बताइए, अगर आपको लिथियम कार्बोनेट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? क्या उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे? नहीं ना, अबे परसेंटेज का सम 100 होता है ना, तो लिथियम कार्बोनेट का जो परसेंटेज होगा मस्ट बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ K2CO3 ना। तो यहां से परसेंटेज कैलकुलेट करके यहां डालोगे तो लिथियम कार्बोनेट का भी परसेंटेज आ जाएगा। समझे बात को ना? तो बाकी कैलकुलेशन पार्ट खुद से इसका निकालना है आपको, ठीक है ना? चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर, कौन सा टिक किया था? 13। चलो पहले 14 और 15 करते हैं, पहले 14 और 15 करते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 फॉर द रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 फाइंड करना। भाई यहां देखिएगा, इस रिएक्शन में Br2 का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास आपको m दिया। 14th क्वेश्चन पे आइए, ये काफी अच्छा सवाल है। n फैक्टर कैलकुलेशन हमेशा काफी इंपॉर्टेंट होता है। रिएक्शन जो दिया पूरे रिएक्शन से मतलब थोड़ी है, ऐसा करना Br2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है? Br माइनस और BrO3 माइनस में, इतना भी लिखा जाना काफी होगा। ये कौन सा रिएक्शन है बता दो जरा, पहचान लिया कौन सा रिएक्शन है ये? बता, सब आंसर करेंगे भाई, सब आंसर करेंगे। कौन सा रिएक्शन है बोलो? ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ना। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सबको श्योर है? तो चलिए बात करेंगे, देखिएगा। Br का स्टेट यहां पर क्या? 0, ये -1, और यहां पे बोल +5। 0 से -1 में जाने का मतलब ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 0 से +5 में जाने का मतलब क्या? ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हमारा क्या होगा बोल? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? अगर यहां पे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो n फैक्टर कैलकुलेशन मस्ट होगा भाई। n फैक्टर कैलकुलेशन इज मस्ट। n फैक्टर पहले निकालेंगे दोनों हाफ रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Br2 कन्वर्ट्स इनटू BrO3 माइनस, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। निकालो n फैक्टर, ब्रोमीन को बैलेंस करो, यहां 2 लगाओगे,
दोनों ब्रोमीन यहां पे 0 और यहां पे मिला के +10 ना, 0 से +10 में जाने का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। Br2 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 10 वोल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, एन फैक्टर क्या हो जाएगा बोल जल्दी, 10। एन फैक्टर यहां पे 10 हो गया। इसको मान लेंगे क्या, N1, लेट्स से दिस इक्वल्स टू N1। अब आपको स्विच करना पड़ेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। Br2 कन्वर्ट्स इनटू Br-, कुछ ऐसा दे रखा है ना, ब्रोमीन को बैलेंस करो, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे -2, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। Br2 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 2 वोल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो एन फैक्टर इस वाले केस में क्या होगा, 2। दिस इज इक्वल टू बोल क्या, N2 ना, इसको N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों हाफ रिएक्शन में हमने एन फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया, तो बोल नेट एन फैक्टर क्या होगा बता, तो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 ना भाई, हाँ जी। व्हाट इज N1 इंटू N2, 10 इंटू 2 अपॉन N1 प्लस N2, 10 प्लस 2 क्या रिजल्ट आएगा, 20/12। कितना कितना बोल, 20/12 कितना आएगा, 5/3 ना। राइट आंसर इज 5/3। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, m अपॉन n फैक्टर, और क्या इक्विवेलेंट मास होगा m अपॉन n फैक्टर, और बात खत्म। तो 14th का ये सॉल्यूशन है। 50 नंबर सेम है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ये कैसे। हाँ जी, ये रिएक्शन कुछ ऐसा है, P4, पूरा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, जितना मतलब का लिखो, H2PO2 माइनस, हाँ H2PO2 माइनस, ठीक है, प्लस PH3, अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे भैया, तो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, पता चलेगा कि क्या है ये। यहां पे P का स्टेट क्या, 0, इट्स अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, P का स्टेट क्या होगा, 0। और बताओ इसमें P का स्टेट क्या होगा बोल, H जो है वो नॉन मेटल के साथ है, तो इसका स्टेट आएगा +1 आएगा ना। ऑक्सीजन -2, तो क्या लगता है बोल, -4 + 2, -4 + 2 कितना हो गया, +2। P -3 आ रहा ना, H2PO2 माइनस में P का स्टेट निकालो, तो हाइड्रोजन +2 ना, P को X ले लो, प्लस 2 ऑक्सीजन -4, इज इक्वल टू -1 ना। क्या रिजल्ट होगा बोल, X -2, यानी ये हो जाएगा +1, X -2 इक्वल्स टू -1, तो X क्या आएगा, +1 ना। तो यहां पे P का स्टेट है +1, चलो यहां पे P का स्टेट क्या है, +1, और यहां पे तो -3। इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना, एन फैक्टर निकालना ना, एन फैक्टर आ गया तो ई तो आ ही जाएगा। मेन इश्यू है एन फैक्टर कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे बोल। ये रहा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रहा आपका बोल क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन में बारी बारी से आपको जाना है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। चूंकि मैटर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट एन फैक्टर को कैलकुलेट करना आराम से पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो। पहले शुरू करो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। P4 कन्वर्ट्स इनटू H2PO2 माइनस, 4 अप्लाई करेंगे, बैलेंस हो गया ये।
ये टोटल 0 है ना, और ये कितना होगा टोटल, बोल +1 × 4 +4 होगा, +4 पी को बैलेंस करने के बाद 0 से +4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, यानी P4 का एन फैक्टर क्या होगा, बोल 4। इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो एन फैक्टर यहां पे P4 का होगा क्या आ जाएगा 4, ये हो गया N1 के बराबर, देख रहा। अब जरा बात करिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, बोलिए इसमें क्या करेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन का रिएक्शन P4 कन्वर्ट्स इनटू PH3, P को बैलेंस करो 4 लगा के, ये क्या होगा टोटल, बोल 0। ये कितना -12 ना, दिख रहा, ये -12, एक का -3 है ना, तो 4 का कितना होगा -12 ही तो होगा, यानी कहीं ना कहीं 12 इलेक्ट्रॉन्स का गेन है फिर P4 के 1 मोल पे, ये खत्म। तो एन फैक्टर क्या होगा, बोल एन फैक्टर 12, P4 के 1 मोल पे इलेक्ट्रॉन के 12 मोल्स का इन्वॉल्वमेंट है, एन फैक्टर 1, तो इसका एन फैक्टर सॉरी 12, एन फैक्टर 12, इसको लिखेंगे लेट से N2। आपको नेट एन फैक्टर कैलकुलेट करने की, यहां पे नेट फैक्टर एन फैक्टर कैलकुलेट करना, ये क्या होगा N1 N2 अपॉन N1 + N2 ना, बता ये क्या होगा, बोल N1 हमारा हो गया 4, N2 12 अपॉन 4 + 12 कितना आएगा ये, बोल 48/16, 3 ना, आंसर इज 3, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो जो इक्विवेलेंट मास होगा वो m/3 हो जाएगा ना, m/n फैक्टर के हिसाब से m/3 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये कौन सा टाइट्रेशन है बता मुझे, पहले ये बता, 16 को पढ़ के मुझे बता ये कौन सा टाइट्रेशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है, बोलो। ये डबल टाइट्रेशन है ना, मिक्सचर टाइट्रेशन तो है लेकिन ये साथ में डबल टाइट्रेशन है ना, चूंकि इंडिकेटर का जिक्र है तो ये डबल टाइट्रेशन उसको बोलेंगे, हाँ आइडियली ये डबल टाइट्रेशन होगा। 25 ml of a mixed solution of sodium carbonate and sodium bicarbonate required 12 ml N/20 hydrochloric acid solution to reach the phenolphthalein end point. Another 25 ml portion of the same stock solution required 30 ml N/20 hydrochloric acid to reach the methyl orange end point. Determine the amount of sodium carbonate and sodium bicarbonate per liter solution. देखो 16th question, वॉल्यूम यहां पे 25 ml, इसमें प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें क्या है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रहे, इसके मास को मानो x ग्राम। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास होगा उसको क्या लेंगे, सपोज कर दिस इक्वल्स टू y ग्राम, इसको हमने y ग्राम ले लिया। चलिए ऐसा 2 सैंपल आपको दिया हुआ है, सेम वॉल्यूम का 2 डिफरेंट सैंपल आपको दिया हुआ है। शुरुआत करेंगे सैंपल 1 से, सेम वॉल्यूम का 2 सैंपल आपको दिया हुआ है, शुरुआत आपको सैंपल 1 से करना है। इंडिकेटर यहां पर कौन सा होगा, फेनोल्फथलीन, हाँ जी, इंडिकेटर यहां पर कौन सा होगा तो फेनोल्फथलीन हो जाएगा। इसका ट्रिक याद है, बोल ट्रिक, एग्जैक्ट जो इसमें होता है वो तो मैंने बताया था ना, लेकिन ट्रिक इसका यह है कि जैसे फेनोल्फथलीन का जिक्र होगा, जैसे ही फेनोल्फथलीन का जिक्र होगा वैसे इसका आधा रिएक्शन करेगा, इसका बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं होगा। टाइम हो गया ना, चलो ठीक है भाई, अगली क्लास में इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं।
अगली क्लास में यहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना।